तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 7 के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, यूजिन और जिनवू को छोड़ के अटैक फोर्स के बाकी सभी जो मेंबर्स होते हैं वो उन लोगों को धोखा देकर डंजन से बाहर चले जाते हैं। जिनवू का सामना स्पाइडर मॉन्स्टर से होता है जो कि इस डंजन का बॉस है, लेकिन जिनवू स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अटैक फोर्स के बाकी सभी मेंबर्स जब डंजन में वापस आते हैं तो वो देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि स्पाइडर मॉन्स्टर मारा गया। वो यूजिन से कहते हैं कि तुम सांग जिनवू को मार दो और हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन यूजिन ऐसा नहीं करता है, जिसके बाद ये सभी लोग उन दोनों को ही मारने के लिए उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सांग जिनवू इस चीज का सामना करता है और उन सभी लोगों को मार देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी हम लोग उसकी सिस्टर को भी देखते हैं जो कि उसके साथ आई होती है एक्सरसाइज करने के लिए। जिनवू अपनी सिस्टर से कहता है कि तुमने एकदम से मेरे को फॉलो करना क्यों शुरू कर दिया और साथ ही में तुम एक्सरसाइज भी करने लग गई। जिनवू की सिस्टर उससे बोलती है कि जब से तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तुम काफी ज्यादा फिट एंड फाइन हो, और वैसे भी डेस्क पे काफी ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहना वो भी अच्छी बात नहीं है, तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए आ गई। जिसके बाद ये लोग वॉकिंग करने लग जाते हैं। जिनवू अपनी सिस्टर से पूछता है कि मान लो अगर एकदम से तुमको 3 बिलियन वॉन मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगी। जिसपे जिनवू की सिस्टर कहती है क्या अब ये क्या सवाल है। जिसके बाद जिनवू की सिस्टर को बोलती है कि शायद मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी या कोई नया घर ले लूं। जिसपे जिनवू कहता है कि अच्छा ठीक है, जो बाकी बचे पैसे होंगे या और कि तुम क्या कर सकते हो इन पैसों का। जिनवू की सिस्टर से कहती है कि मैंने ना सब कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा तुम नंबर बोल रहे हो वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक नंबर है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कोई भी अनरियलिस्टिक नंबर नहीं है, और ऐसा कहकर वहां से बहुत तेजी से रनिंग करते हुए भाग जाता है। उसकी सिस्टर उसको रोकती है, कहती है ब्रदर रुको रुको, अरे मेरे लिए तो रुको, लेकिन जिनवू काफी ज्यादा तेजी से रनिंग करते हुए आगे भाग जाता है। जिनवू की सिस्टर वहीं पे थक जाती है और कहती है कि हंटर तो हंटर ही है। रास्ते में रनिंग करते हुए जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है वही बात जो कि कैफे के अंदर उसको यो जिन ने कहा था। कैफे में जब यो जिन ने जिनवू को वो पेपर्स दिखाए थे जिसको देखकर जिनवू काफी ज्यादा शॉक हो गया था, तो हम लोग को उसके आगे की कहानी बताई जाती है। तो यो जिन जिनवू को बताता है कि ये वो बिल्डिंग है जिसको कि हम लोग बनाने वाले हैं, और हमारा प्लान ये है कि हम इस बिल्डिंग को एज अ गिल्ड ऑफिस यूज करें, और जो इसका एस्टिमेटेड प्राइस है वो 3 बिलियन है, लेकिन हाँ बाद में ये बढ़ भी सकता है। जिनवू अपने मन में सोच तो कहता है 19 बार सी रैंक रेट्स को करने के लिए 3 बिलियन की बिल्डिंग। सांग जिनवू जिन यू से कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जब तक कि तुम गिल्ड मास्टर नहीं बन जाते। योजिन कहता है कि हाँ सर यही बात है। जिनवू अपने मन में सोच तो कहता है कि आखिरकार मेरे को अब क्या करना चाहिए। नॉर्मली मेरे पास कोई रीजन तो है नहीं कि मैं इसको मना कर दूं। हालांकि मैं एक डबल अवेकिंग पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी उन सभी में भी मैं एक स्पेशल केस हूँ, और शायद ही किसी ने ये बात सुनी होगी कि एक हंटर वो लेवल अप कर सकता है, वो जितना चाहे उतना ज्यादा ताकतवर बन सकता है, और अगर इसी तरीके से मैं लेवल अप करता रहा तो ये पॉसिबल है कि मैं एज रैंक तक पहुंच जाऊं, या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर। और अगर ऐसी बात है तो 3 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके बाद जिनवू यूजिन से कहता है कि मेरी एक कंडीशन है। यूजिन उससे कहता है कि हाँ सर आप बताइए आपकी क्या कंडीशन है। जिनवू कहता है कि सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों रहेंगे और कोई भी नहीं। यूजिन बड़े हैरान होते हुए कहता है कि क्या, कि अगर मेरे को सही से सुनाई दिया और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम सी रैंक के डंजन को क्लियर करेंगे अपने दम पर, क्या आप यही कहना चाहते हैं। जिनवू कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। यूजिन कहता है कि लेकिन सी रैंक के गेट के अंदर एंटर करने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना तो जरूरी ही है। जिनवू कहता है कि अगर हम उन लोगों को कुछ रिवॉर्ड ऑफर करें सिर्फ नंबर्स के लिए कि हमको नंबर्स चाहिए और हमको आपसे कोई भी मतलब नहीं है, तो मेरे को लगता है कि कोई भी मना नहीं करेगा, और हम लोग वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो कि वोंग डोंग सुक ने किया था। यूजिन कहता है कि लेकिन सर ये काफी ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा। सांग जिनवू कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही, और देखा जाए तो ये सही है, मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई दूसरा इसमें इंजर्ड नहीं होगा। और इस चीज के बारे में तो सोचो कि हम लोग कह सकते हैं कि अटैक फोर्स बनाने के बाद 19th रेड को हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। हम ऐसे अटैक फोर्स बन जाएंगे जो कि 19th बार डंजन से सेफली बाहर आए हैं, और मेरे को लगता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ताकि तुम अपने फादर को अपनी जो स्किल्स है उसको दिखा पाओ। यूजिन कहता है कि मैं समझ गया, ठीक है सर मैं तैयार हूँ। तो चलिए हम अपने टीममेट्स को रिक्रूट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जिनवू रनिंग कर रहा होता है, और तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है। उसको बताया जाता है तुम्हारा जो डेली क्वेस्ट था स्ट्रॉन्ग बनने का वो कंप्लीट हो चुका है, और जिनवू अभी भी रनिंग कर रहा होता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम से रुकता है और कहता अरे नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, इस चक्कर में मैंने गलती से बहुत ज्यादा कर दिया। जिसके बाद जिनवू जो होता है अपना स्टेटस चेक करता है कि आज का डेली क्वेस्ट उसने कंप्लीट किया नहीं किया,
जिसके बाद जिनू को अपनी सिस्टर की याद आती है। उसको याद आता है पार्क में उसके साथ उसकी सिस्टर भी आई होती है। जिनू अपने मन में सोचते कहता है कि क्या मेरे को इस चीज के बारे में सोचना भी चाहिए। जिसके बाद जिनू जो होता है अपनी स्टेटस को देखता है। वहाँ पर वो देखता है कि जो रनिंग है उसने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर ली है। जिनू अपने स्टेटस को देखते हुए अपने मन में सोचते कहता है ये इस एक्स्ट्रा चीज को क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि मैंने गोल तो आज का कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा रनिंग की है वो इसमें ऐड हो गई है। जिनू अपने आप से कहता है कि ठीक है, मैं वैसे अपनी सिस्टर का वेट कर लेता हूँ, लेकिन तब तक मैं और भी ज्यादा जितना इस चीज को फिलअप कर सकता हूँ मैं इसको फिल करता हूँ। और लगभग 20 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं कि जिनू को जो स्टेटस होता है उसमें जो उसके पुशअप्स वगैरह होते हैं वो सभी यहाँ पे उसने डबल कर लिए होते हैं। यानी कि उसको आज की डेट में जो डेली क्वेस्ट था उसको वो 100 पुशअप्स मारने थे तो वो 200 पुशअप्स मार लेता है। जिसपे जिनू अपने मन में सोचते कहता है कि लेकिन एक चीज है, ये 200 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो क्या ये सेम चीज रनिंग पे भी अप्लाई होगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनू की जो सिस्टर होती है वो यहाँ तक पहुंच जाती है जिनू तक, और वो यहाँ पर जिनू से कहती है कि ब्रदर, और उससे पहले वो कुछ और कह पाती जिनू बहुत ज्यादा तेजी से रनिंग करते हुए फिर से आगे भाग जाता है और जिनू की सिस्टर से उसको देखती रह जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूएसए में वॉशिंगटन का सीन देखते हैं। हम लोग डोंग सुक को देखते हैं जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और उससे बोलता है कि मेरे को उन दोनों सर्वाइवर्स की इंफॉर्मेशन भेजो जो कि वहाँ पर डंजन में बच गए थे। और तभी हम लोग पीछे से देखते हैं कि उसकी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाती है और वो कहती है कि मिस्टर वोंग, वैसे आप इस समय क्या कर रहे हैं। वोंग अपनी असिस्टेंट से कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, जिसपे उसके असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सर। वोंग कहता है कि क्या हो अगर मैं किसी को कोरिया में मार दूं तो। उसकी असिस्टेंट थोड़ा सा सोचती है, उसको भी समझ नहीं आता आखिरकार वोंग कहना क्या चाहता है। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि क्या आप सही में सीरियस हैं। उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कोरिया ने अभी तक क्रिमिनल हंटर्स की इंडियन ट्रीटी को कंक्लूडेड नहीं किया है, और जैसा कि आप अमेरिका के हंटर हैं तो अमेरिका में आपके ऊपर जांच की जाएगी, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है हम सरकार के साथ बातचीत कर लेंगे तो उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वांग उसको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स बोलता है और उसको बताता है कुछ बास्टर्ड्स ने मेरे ब्रदर को मार दिया है और कम से कम मैं उन लोगों को सबक तो सिखा सकूं। वांग अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे ब्रदर्स और उसके 7 स्क्वाड के मेंबर्स वो सभी मारे गए, सिर्फ वहां से 2 लोग जिंदा निकले, और वो जो 2 सर्वाइवर्स थे उनकी रैंक क्या थी, डियोरी। और मेरा ब्रदर इस टाइप का इंसान नहीं था जो कि कमजोर टीममेट्स को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दे, और वैसे भी वो लोग फिलर्स थे, वो कोई नॉर्मल टीम मेंबर्स नहीं थे। जरूर उन लोगों ने वहाँ पे कोई ट्रैप सेट किया होगा और उन लोगों को मार दिया होगा। और अपने भाई को याद करते हुए कहता है कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। वांग अपनी असिस्टेंट को कहता है मेरे को कोरिया जाना है, क्या मेरा कोई शेड्यूल खाली है। उसकी असिस्टेंट उसको कहती है कि मिस्टर वांग, अगर आप इस तरीके से एकदम से चले जाएंगे तो हमारा जो गिल्ड है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। वांग उससे पूछता है कि क्या मेरे पास कोई फ्री टाइम है। उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि हाँ 2 हफ्ते बाद है। वांग कहता है कि क्या 2 हफ्ते, चलो ठीक है, और उसे कहता है कि 2 हफ्ते बाद का मेरा शेड्यूल सेट कर दो। उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि क्या आप ये जो कर रहे हैं क्या ये सही है। वांग कहता है कि किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है। वांग अपने मन में सोच तो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि वो बास्टर्ड्स 2 हफ्तों के बाद भी जिंदा हों। और उसको जिनवू और योजिन इन दोनों का डिटेल्स मिल गई होती है, और उनको देखते हुए कहता है कि डी रैंक का हंटर योजिन और ई रैंक का हंटर सांग जिन वू। इसके बाद अगले सीन में हम लोग सांग जिन वू को देखते हैं जो कि अपने जेब में से एक नए आइटम को निकालता है, और जिनवू कहता है कि डेली क्वेस्ट को दुगना कंप्लीट करने के बाद जो डेली क्वेस्ट होता है वो एक हिडन क्वेस्ट में बदल जाता है। हम लोग को उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, डेली क्वेस्ट वो उसने दुगने कर दिए होते हैं, और इसीलिए इसको यहाँ पर एक हिडन क्वेस्ट मिला होता है। और इसके बाद जिनवू के पास यहाँ पर जो आइटम होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो जिनवू के पास ये जो आइटम है इसका नाम डेमोन कैसल की है, जो कि एस क्लास की है। ये आपको अलाउ करती है कि आप एंटर कर सकते हैं डंजन के अंदर, जो कि एक डेमोन कैसल होता है। जिनवू उस की को देखते हुए कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर बेटर रिवॉर्ड मिले, पर क्या मेरे को इससे एस क्लास आइटम्स मिलेंगे। जिसके बाद जिनवू हम लोग को बताता है हिडन क्वेस्ट तभी मिलता है जब डेली क्वेस्ट को हद से ज्यादा कर दो तो। जिनवू कहता है कि जैसा कि मेरे को डंजन एंटर की मिल चुकी है, वैसे मेरे पास कोई चॉइस तो है नहीं, चलो फिर भी मैं इसके अंदर ही चलता हूँ अब। जिसके बाद जिनवू उस डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। जिनवू उस डंजन की तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर डंजन की डिफिकल्टी उसके की के बराबर है तो मेरे बचने के चांस 0 है। हालांकि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जिससे कि क्लियर हो सके कि डंजन के अंदर जो आइटम्स मिलते हैं
वो डंजन की डिफिकल्टी के बराबर ही होते हैं। और जब मैं इंस्टेंट डंजन के अंदर एंटर किया था तो उस समय जो पैरिटी थी वो ई थी। तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या सच में पैरिटी जो होती है वो डंजन की डिफिकल्टी को इंडिकेट करती है? और मेरे पास एक हार्थ स्टोन है जो कि मैंने लास्ट टाइम इस्तेमाल नहीं किया था इंस्टेंट डंजन के अंदर। तो अगर यहाँ पर मेरे को खतरा होगा तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। और अभी जो मैं चीज कर सकता हूँ वो ये है कि मैं अपना बेहतर देने की कोशिश करूँ। और अभी तक मैंने सी रैंक का डंजन क्लियर किया है यूजिन के साथ, तो मेरे को अपनी स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। जिसके बाद हम लोग वहाँ का जो मॉन्स्टर होता है उसको दिखाया जाता है, जो कि वहाँ का गेट कीपर होता है कैरबेरोस। जिन्वू उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं गिव अप कर दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूँ तो मैं ताकतवर नहीं बन पाऊंगा, और मेरे को काफी ज्यादा ताकतवर बनना है और मैं अपनी जिंदगी को ऐसी जगह पे नहीं खो सकता हूँ, और मेरे को और भी ज्यादा लेवल अप होना है। जिसके बाद जिन्वू बताता है इस की मदद से मैं डेमोन कैसल के अंदर जा सकता हूँ। इसकी पैरिटी एस रैंक है। अगर की आइटम की जो क्लास है वो इंडिकेट करती है डंजन की डिफिकल्टी को, तो मेरे बचने के चांसेस ना के बराबर है। तो मेरे लिए सबसे बेहतर चॉइस होगी कि मैं जितना हो सके उतना लेवल अप कर सकूं और एंटर कर सकूं इंस्टेंट डंजन के अंदर जब भी मेरे को फ्यूचर में चांस मिले तो। और बी रैंक के बाद जो गेट्स की डिफिकल्टीज होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, और वैसे भी हायर रैंक के गेट्स के ओपन होने की जो चांस है वो बहुत ज्यादा कम है। और उनमें से एक एस रैंक का जो गेट ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है जेजू आइलैंड पर। और जब से एस रैंक के डंजन का गेट ब्रेक हुआ है तब से वो जगह पूरी तरीके से बेकार हो गई है जहाँ पे इंसान नहीं रह सकता। और यहाँ तक कि अगर एस रैंक के हंटर्स जो है वो मिलकर एक टीम भी बना ले तो ये भी पक्का नहीं कहा जा सकता है कि वो एस रैंक के गेट को क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं। और हंटर्स की जो अभी करंट स्टेट है उससे तो ऐसा लगता है कि एस रैंक के गेट को क्लियर कर पाना लगभग नामुमकिन है। और जैसा कि मेरी जो करंट लेवल है उसके हिसाब से तो मेरे को एस रैंक के डंजन के अंदर एंटर करने से बचना चाहिए। और मैं किसी भी एस रैंक के मॉन्स्टर्स को किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर एस रैंक के मॉन्स्टर से लड़ते वक्त थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो मरना तय है। जिसके बाद जिन्वू जो होता है काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद जिन्वू अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरे जो ये अटैक्स है इसके ऊपर वर्क करने चाहिए। जिसको जिन्वू के सामने नोटिफिकेशन आती है और उसका जो एक इफेक्ट होता है जिसको कि बफ इफेक्ट कहते हैं वो एक्टिवेट हो गया होता है। और उस बफ इफेक्ट का जो टाइटल होता है वो होता है वॉल्फ स्लेयर। और ये जो वॉल्फ स्लेयर है उसको वो इंस्टेंट डंजन में मिला था जब उसने वॉल्व्स को खत्म किया था। तो साथ ही में जिन्वू की जो एक स्किल होती है जो कि स्प्रिंट स्किल होती है वो भी एक्टिवेट हो गई होती है, जिसमें जिन्वू की जो स्पीड है वो 30% से बढ़ जाएगी। और साथ ही में जब उसकी स्किल एक्टिवेट होगी तो 1 माना उसका कंज्यूम हो जाएगा हर 1 मिनट में। जिसके बाद जिन्वू फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद जो डैगर होता है उसे बहुत ज्यादा उसके ऊपर हिट करता है। उसके चारों तरफ जहाँ भी उसको पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिन्वू को नोटिफिकेशन मिलती है और उसको बताया जाता है एनिमी का रेजिस्टेंस जो वो काफी ज्यादा हाई है इसलिए इफेक्ट कैंसिल हो गया है। जिन्वू अपने मन में सोच तो कहता है कि मेरे अटैक्स इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरी स्किल्स जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन फिर भी मेरे अटैक्स इसके ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पा रहे हैं। और अगर सोचा जाए तो हम दोनों में अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है। हालांकि मेरे पास बफ टाइटल है लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों वुल्फ स्लेयर का जो टाइटल है वो उन लोगों को दिया जाता है जो कि वुल्फ्स की हंटिंग करते हैं, और जिसको ये टाइटल मिला हुआ होता है उसके जो स्टैट्स हैं वो 40% से बढ़ जाते हैं जब उनका सामना एक 20 टाइप के मॉन्स्टर से होता है। तो जिसके बाद जिन्वू कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है, ये पक्का एस रैंक की डंजन है। जिन्वू को नोटिफाई करके बताया जाता है हेल्स का गेट कीपर सार्बरस एक स्किल इस्तेमाल कर रहा है जो कि है रॉथ, और ये जो स्किल है वो 3 मिनट तक रहेगी। और इस स्किल की वजह से कार्बरस का जो स्टैट्स है वो डबल हो गया है। जिसके बाद हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं कार्बरस को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में जिन्वू की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन जिन्वू भी तैयार होता है और जैसे ही यहाँ पर हेल का गेट कीपर उसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर जिन्वू भी उसके ऊपर तुरंत अटैक कर देता है और कहता है कि सिस्टम मेरे को कह रहा है कि मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। जिन्वू को सिस्टम जिन्वू को बताता है कि कार्बरस कोई भी पेन फील नहीं कर रहा है, लेकिन जिन्वू फिर भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और कार्बरस जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और फिर वो अपना क्रोध दिखाता है जिन्वू के ऊपर और जिन्वू को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिन्वू को ऊपर से फेंकता है एकदम नीचे, जिन्वू पत्थरों में आकर टकराते हुए गिरता है
और जिन्हों की जो एचपी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही होती है। जिन्हों का सिस्टम जिन्हों को बताता है कि तुम्हारी जो हेल्थ है वो 30% से नीचे हो गई है और इसी वजह से तुम्हारी प्रिजर्वेशन की जो स्किल है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और जो अब डैमेज होगा उसको 50% कम कर दिया जाएगा। जिन्हों कहता है कि इतने भयानक सिचुएशन में भी सिस्टम मेरी जितनी हो सके उतनी मदद कर रहा है और ये मेक श्योर कर रहा है कि प्लेयर ना मरे, कि मेरे को ये करना ही होगा और ये नॉर्मल रीअवेकिंग से अलग है। और अगर सिस्टम की वजह से मैं किसी दूसरे का अवतार हूँ तो मेरे को उस इंसान की उम्मीद से ज्यादा करना होगा। और ये सब कुछ सोचता हुआ जिन्हों अपने रिकवरी मोड को एक्टिवेट करता है और हील होते ही उड़ता हुआ जाता है और अपने डैगर की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और फाइनली जिन्हों उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्हों को सिस्टम उसको बताता है कि तुमने हेल्थ के गेट कीपर सेरबरस को खत्म कर दिया है, जिसके बाद जिन्हों को नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि तुम्हारा लेवल अप हो गया और जिन्हों काफी तेजी से लेवल अप हो जाता है। जिसके बाद जिन्हों उस मॉन्स्टर की जो डेथ बॉडी पड़ी हुई होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है और उसको थैंक्स कहते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मेरे को मेरा लेवल पता चल गया। जिसके बाद जिन्हों कहता है कि अगर मैंने कैसल के गेट को अभी खोला तो मैं शायद मर जाऊं, बस मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर बन जाऊं, मैं फिर से वापस आऊंगा। जिन्हों को यहाँ पे काफी सारे आइटम्स मिले होते हैं तो उनमें जो पहला आइटम होता है वो होता है वार्डन्स नेकलेस, दूसरा होता है कैसल डोर की की और तीसरा होता है उस मॉन्स्टर का फैंग। इसके बाद अगले सीन में हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी ने हंटर एसोसिएशन के एक एम्प्लॉय को बुलाया हुआ होता है। वो एम्प्लॉय बोलता है कि तुमने मेरे को यहाँ पर किस लिए बुलाया है। जिसपे वो जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि डंजन के अंदर क्या हुआ था किसी को कभी नहीं पता चल पाएगा। जिसपे हंटर एसोसिएशन का एम्प्लॉय कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जिसपे वो जो बंदा होता है वो उसको काफी सारे पैसे देते हुए कहता है कि ये 2 बिलियन वॉन है और आता है जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ वो तुम समझ सकोगे। और उससे रोते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज सर आप उन बास्टर्ड्स को मेरे लिए खत्म कर दीजिए। जिसपे वो जो एम्प्लॉय होता है उससे कहता है कि मेरे को 1 बिलियन की और भी जरूरत है, क्या तुम और भी पैसे दे सकते हो। और जिन कीड़े मकोड़ों के बारे में तुमने बताया है उनको मारने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ डंजन के अंदर और भी हंटर्स थे। जिसके बाद वो उसको बताता है ज्यादातर जो गिल्ड होता है वो बी रैंक को हाई लेवल के हंटर्स मानते हैं कि क्या तुमको पता है हंटर्स एसोसिएशन में सर्विलेंस डिपार्टमेंट के अंदर मैंने काम करने के लिए क्यों डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ बहुत पैसे हैं। और कहता है क्योंकि मेरे को मॉन्स्टर्स मारने की तुलना में इंसानों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है। अगली सीन में हम लोग एक ट्रेनिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर 2 लोग आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद उनमें से जो उसका स्टूडेंट होता है वो अपने कोच से कहता है कि कोच आप तो अभी भी ताकतवर है। उसका कोच उससे कहता है कि मैं सिर्फ एक ओल्ड मैन हूँ। आपस में लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं जिसके बाद हम उस स्टूडेंट के कोच को देखते हैं और यहाँ पे जो कोच होते हैं ये कोई और नहीं मिस्टर सॉन्ग होते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि अच्छा ठीक है बहुत हुआ, उस इंसिडेंट को काफी महीने बीत चुके हैं। जिसके बाद वो अपना फोन चेक करते हैं, वो फोन में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अर्जेंट कॉल आई हुई होती है। जिसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो अपने कोच से पूछता है कोच क्या सच में आप रिटायर होने वाले हैं। उसका कोच कहता है और मैं इस दुनिया की मदद करना चाहता हूँ ताकि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ तो ये एक बेटर प्लेस बन चुका हो। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि बुरा मत मानना पर मैं तुमसे क्या एक चीज पूछ सकता हूँ, आखिरकार तुम जैसे एस रैंक का हंटर मेरे से तलवारबाजी क्यों सीखना चाहता है। जिस पर उनका स्टूडेंट उनको जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं अभी भी तलवारबाजी उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाता हूँ। और हाँ दोस्तों, और हमको यहाँ पर जो उनका स्टूडेंट है इसका फेस नहीं दिखाया गया है, अब मेरे को पक्का नहीं पता है, शायद ये सांग जिन वो हो सकता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अपने मन में सोचते कहते हैं कि इस बार मेरे को डी रैंक के डंजन में जाना है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मेरी जो तलवार है वो मैजिक बीस्ट के अगेंस्ट वर्क नहीं करती है क्योंकि मेरी जो फिजिकल एबिलिटी है वो उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं है जब से कि मैं अवेक्ड हुआ हूँ। आखिरकार मेरे जैसा स्वॉर्ड मैन एक मेज की तरह अवेक्ड क्यों हुआ। मैंने अपनी जिंदगी के काफी समय बिता दिए लेकिन डंजन के अंदर ये सब यूजलेस है और इस चीज के लिए जरूर कोई रीजन होगा। मिस्टर सॉन्ग जब कुछ सोच ही रहे होते हैं उनके बगल में से एक बंदा जाता है जिसको देखने के बाद मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अरे सुनो, और जैसे ही यहाँ पर उसका फेस देखते हो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि सामने जो उनके होता है वो कोई और नहीं सांग जिन वू होता है। सांग जिन वू मिस्टर सॉन्ग को देखते हुए कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम जैसे कमजोर लड़का इस तरीके से बदल गया, कुछ ही महीनों में ऐसा कैसे हो गया और आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या। और तभी मिस्टर सॉन्ग सांग जिनवू का लैग देखते हुए कहते हैं एक मिनट, तुम्हारा लैग कटा नहीं था क्या। जिनवू कहता है कि जब मैं बेहोश होकर उठा तो मैंने देखा कि ये वापस से बढ़ गया,
मेरा पैर ठीक हो गया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ पर हो गया। पर सांग जिन वू जो होता है अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को तो मालूम है सब कुछ किस वजह से हुआ है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तो नामुमकिन है, चलो छोड़ो अभी ये सब, मेरे को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम जैसा यंग मैन दोबारा से ठीक हो गया। जिनवू कहता है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने इस तरीके से खड़े हैं। जिसका जिनवू उनसे बोलता है कि क्या आपको भी हंटर्स एसोसिएशन से कॉल आया था? मेरे को तो आया था। जिस पे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे को भी आया था। मिस्टर सॉन्ग जिन लोगों के साथ आज रेड पे जाने वाले हैं उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे तुम लोग, लगता है आज कोई स्पेशल डे है, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग जिन लोगों के साथ रेड पे आज जाने वाले हैं उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो वही ओल्ड मेंबर हैं जो कि स्टैचू डंजन में भी थे। और यहाँ पर जूही भी आई हुई होती है। जूही जिनवू को देखते हुए कहती है क्या जिनवू यहाँ पर बाकी सभी और लोगों को भी देखे काफी ज्यादा हैरान होता, कहता अच्छा आज यहाँ पर सभी लोग आए हैं। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि मिस्टर किम हम सभी लोगों को वहाँ पर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद बाहर जाकर उनको काफी ज्यादा पछतावा हुआ और उनको काफी ज्यादा बुरा लगा इस बात के लिए, और मैं भी सांग जिन वू को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गया। मुझे इस बात के लिए कोई भी प्राउड नहीं है, पर मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सभी मारे जाते। जूही जिनवू को देख कर तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। वो जिनवू से बोलती है कि जिनवू क्या ये सच में तुम ही हो ना, तुम काफी ज्यादा बदल गए हो। जिसके बाद जिनवू कहती है कि मैं तुमको काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, और उसकी हाइट को देखते हुए कहती है अरे तुम तो काफी ज्यादा लंबे भी हो गए हो। और उसके पैर को देखते हुए कहती है अरे तुम्हारा तो पैर भी ठीक हो गया। और तभी हम सामने में एक गाड़ी में से काफी सारे लोगों को निकलते हुए देखते हैं। असल में एक क्रिमिनल्स होते हैं जो कि हंटर्स को कुछ बोल रहे होते हैं। और तभी पीछे से सर्विलेंस टीम का एक मेंबर आता है जो कि इन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो इडियट्स, ये कोई पिकनिक नहीं है। उनमें जो एक क्रिमिनल होता है वो जूही इधर देखते हुए कहता है कि आज हम लोग भी तुम लोगों के साथ रेड पर जाने वाले हैं। और तभी वहाँ पर यूजिन आता है। यूजिन उन सभी लोगों से सॉरी बोलता है लेट होने के लिए, जिसके बाद वो बोलता है कि मिस्टर सांग जिनवू और मिस्टर सॉन्ग चियूल आप दोनों ही हंटर्स है ना जो आज ड्यूटी पर है। मिस्टर सॉन्ग उससे बोलते हैं कि रुको रुको यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसपे वो कहता है अच्छा आप उन लोगों की बात कर रहे हो क्या। जिसके बाद वो बताता है कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन सर्विलेंस टीम में से एक हंटर भी जाएगा हमारे साथ, मिस्टर कैंग, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी जो प्रिजनर्स हैं उनकी सी रैंक है और मिस्टर कैंग की रैंक बी है। और जैसा कि बी रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए हम लोगों को लगभग 10 सी रैंक के हंटर्स चाहिए होंगे। जिसपे जिनवू जो होता है वो कहता है कि मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, और वो जूही से कहता है कि जूही तुम आज मत जाओ रेड पर। जिसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारा क्या जिनवू, तुम नहीं जाओगे क्या, तुम क्या करना चाहोगे। जिनवू कहता है कि मैं जाऊंगा। जिसके बाद जूही जो होती है वो कहती है कि नहीं फिर मैं भी चलूंगी। जिसके बाद ये लोग भी कुछ नहीं करते हैं। फाइनली ये सभी लोग फिर डंजन के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सॉन्ग डंजन के अंदर जाते हुए कहते हैं कि ये लगता है हम लोगों की किस्मत है। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।